तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है अन्योन्य प्रेरण गुणांक m को परिभाषित करें। तो दोस्तों इसका हम आंसर लिखेंगे कि प्राथमिक, क्या है दोस्तों, प्राथमिक कुंडली में इकाई कमी के कारण द्वितीयक कुंडली द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित, क्या है दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक को दोनों कुंडलियों के अन्योन्य, क्या है दोस्तों, अन्योन्य प्रेरकत्व है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, अन्योन्य प्रेरण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अन्योन्य क्या है, प्रेरण। तो यहाँ पर प्रेरण कहते हैं जिसे दोस्तों हम m बराबर फाई, क्या लिखते हैं, m बराबर फाई s बटी आई पी। जहां दोस्तों हम लिख सकते हैं कि जहां साइलन s बराबर माइनस डी एल बटे डी टी होता है, क्या होता है, तो हम जहां लिख सकते हैं साइलन s बराबर है माइनस डी एल बाई डी टी। तो यह हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसी प्रकार हम देखेंगे कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं यहां पर कि विद्युत चुंबकीय मंदन क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि जब कोई चालक किसी लंबवत कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करता है तब चालकता सतह उत्पन्न पर शक्तिशाली भंवर धारा गति का विरोध करती है, माने रोकती है। विरोध यानी कि दोस्तों रोकती है। लेंज के नियम से गति का यह विरोध विद्युत चुंबकीय मंदन कहा जाता है। तो आप समझ गए विद्युत चुंबकीय मंदन कि इसी यानी कि विरोध विद्युतीय चुंबकीय को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो ये हमारा निकल गया आंसर कि मंदन किसे कहते हैं, यानी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय मंदन का मंदन क्या है, या चाहे दोस्तों इसे किसे या क्या कहते हैं, ये इसका आंसर हमारा प्रूफ हो गया। अब उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे हम कि यहाँ पर कि तीसरा प्रश्न कह रहा है, हमें तीसरा प्रश्न कह रहा है, देखेंगे। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है कि प्रेरण यानी प्रेरणिक प्रतिघात क्या है। तो दोस्तों प्रेरणिक प्रतिघात क्या है, तो इसके बारे में हम इसका आंसर इसमें जानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसका आंसर होगा प्रेरकत्व, यानी कि आंसर होगा इसका प्रेरकत्व द्वारा धारा, क्या है दोस्तों, धारा की प्रवाह, यानी हमारा आंसर हुआ कि धारा के प्रवाह में आरोपित, क्या है दोस्तों, आरोपित
आरोपित अवरोध को क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। तो ये हमारा आंसर इसका हो गया। अब दोस्तों तो ये तो हमारा आंसर होगा, लेकिन इसमें लिखना है कि इसकी इकाई क्या है दोस्तों, इसकी इकाई वही होती है जो साधारण प्रतिघात की होती है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों एक बार इसे अच्छी तरह से पढ़ के कि प्रेरकत्व द्वारा धारा के प्रवाह में आरोपित अवरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसकी इकाई वही होती है जो साधारण प्रतिघात की होती है, यानी कि इसका भी इकाई वही होता है जो साधारण प्रतिघात की होती है। तो दोस्तों यह आंसर इसका हो गया। अब आगे देखेंगे हम दोस्तों कि हमारा प्रश्न है चौथा। तो चौथा प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि कह रहा है संधारित्र की प्रतिघात का व्यंजक लिखिए। तो दोस्तों हमें इसका व्यंजक लिखेंगे कि संधारित्र प्रतिघात का व्यंजक क्या होता है। तो इसका व्यंजक होता है दोस्तों XC बराबर है 1/C ओमेगा। क्या होता है, C ओमेगा, जहां हम लिख सकते हैं दोस्तों कि जहां हमारा C जो है यह क्या है, यह धारिता है। क्या है, धारिता। हम लिख सकते हैं कि C हमारा क्या है, धारिता है, और ओमेगा प्रत्यावर्ती, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया हमारा ये प्रत्यावर्ती। क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा। क्या हुआ, प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति। क्या हुआ, कोणीय आवृत्ति है। तो दोस्तों हम इस तरह लिख सकते हैं, कहा क्वेश्चन कि संधारित्र की प्रतिघात का व्यंजक लिखें। तो दोस्तों इसका व्यंजक हम लिखे XC बराबर 1/C ओमेगा। C ओमेगा, जहां C संधारिता और ओमेगा प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों हम उसी प्रकार हमारा प्रश्न है आगे प्रश्न हमें दिया दोस्तों कि 5वां नंबर प्रश्न है कि एक कुंडली, यहां पर दोस्तों कुंडली होना चाहिए, कि एक कुंडली का प्रतिरोध 3 ओम तथा प्रतिघात 4 ओम है, तो कुल प्रतिघात क्या होगा, यानी कि इसकी कुल प्रतिघात क्या होगी। तो दोस्तों हमें यह ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें ज्ञात करना होगा कि इसका पूर्ण रूप से इसका क्वेश्चन जो कहा है ये सही है या नहीं। तो सही तो हमारा प्रश्न है ही, क्योंकि हमें 3 ओम दे दिया प्रतिरोध जो है ये कितना है, 3 ओम है, और प्रतिघात जो है दोस्तों वह हमारा 4 है। तो अगर हम इसे ज्ञात करते हैं तो हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे हम लिख लेते हैं दोस्तों कि हमें Z, यानी कि दोस्तों हम Z यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, कुल प्रतिघात। तो कुल प्रतिघात को Z मान लेते हैं, और इसका सूत्र होता है दोस्तों बड़ा R² प्लस X² L। तो अब हम इसे यहां पर लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम बड़ा R को 3 ओम मानते हैं, क्या लिखते हैं, 3 ओम। बड़ा R को 3 ओम मानते हैं, R² है तो यहाँ R² लिखेंगे, XL
स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे, प्रतिघात जो है दिया हुआ इसे हम 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 के स्क्वायर। यानी कि दोस्तों अब हम इसे तोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, तो 3 तिहाई के 9, अब प्लस 4 चौका के 16। अब इसे जोड़ेंगे हम दोस्तों तो हमारा निकल के आएगा 25। अब 25 का हम जानते हैं कि वर्गमूल कितना होता है। अगर इसका रूट तोड़ते हैं दोस्तों, रूट, तो इसका आंसर होगा हमारा 5। यानी कि इसका आंसर आ गया 5 ओम। क्या हुआ दोस्तों, 5 ओम। तो इस प्रकार हम प्रतिघात ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर निकाल लेते हैं दोस्तों प्रतिघात तो हमें आसानी होगी। और यह कुंडली यानी कि एक कुंडली का प्रतिरोधक 3 ओम और तथा प्रतिघात 4 ओम हो तो कुल प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा कुल प्रतिबाधा कितना हो गया, 5 आंसर। तो चलते हैं देखते हैं इसी प्रकार कुछ आगे प्रश्न। तो 6 नंबर प्रश्न है, यहां पर देखते हैं दोस्तों कि माइक्रोवेव के 2 उपयोग बताएं। तो दोस्तों माइक्रो उपयोग का यानी कि इसका जो माइक्रोवेव, इसका 2 उपयोग जो है यह इस प्रकार है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर कि माइक्रोवेव का निम्नलिखित 2 उपयोग इस प्रकार है। पहला है दोस्तों माइक्रोवेव ओवन के रूप में होता है। क्या होता है, ओवन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है दोस्तों रेडियो संचार व्यवस्था में इनका प्रयोग अणु तथा परमाणु खोज में किया जाता है। यानी कि माइक्रोवेव का उपयोग अणु या परमाणु की खोज में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, देखते हैं कि UHF बैंड प्रास क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा कि UHF बैंड का प्रास 300 mHz से 3000 mHz तक होता है। यानी कि ये हमारा आंसर है। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक्स किरणों का निर्वात में वेग क्या होता है। तो दोस्तों एक्स, इसका उत्तर है एक्स किरणों का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ ms इनवर्स होता है। तो यह हमारा आंसर हो गया। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि तरंगाग्र क्या होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि दिए हुए समय में समान स्थान में किसी माध्यम का सभी कोनों का बिंदु पथ पर स्पंदन, यानी यहां पर लिखा हुआ है स्पंदन, तरंगाग्र कहलाता है। वह जो बिंदु पथ जहां पर यह स्पंदन करता है वह सभी क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। ये 10 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि हाइगेन का सिद्धांत बताइए। तो दोस्तों हाइगेन का सिद्धांत यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है कि हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से चली प्रकाश ऊर्जा प्रकाश स्रोत के चारों ओर समान माध्यम में समान गति से तरंग के रूप में चलता है। तरंग यानी कि दोस्तों हम जानते हैं कि यह तरंग जो है यह रे होता है, प्रकाश जो एक समान चाल से प्रत्येक कह रहा है कि यहाँ की तरंग के रूप में चलता है। उसकी सतह पर अवस्थित प्रत्येक कण समान कला में आंदोलित रहती है। यानी कि दोस्तों आंदोलित रहती है, यानी कि सभी दिशा में जो है प्रकाश वह हमेशा चलती रहती है। इसी को आंदोलित कहते हैं। यानी कि समान रूप कला में यह आंदोलित रहती है, जिसे हम हाइगेन्स के सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइगेन्स का सिद्धांत। तो यह हमारा 10 नंबर का आंसर हो गया। अब उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों कि हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या है। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न जो है यह है बूस्टर का नियम बताएं। क्या है दोस्तों, बूस्टर का नियम। तो दोस्तों हम इसका उत्तर जानेंगे कि यहां लिखा हुआ है उत्तर कि इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक गुणांक म्यू संख्यात्मक रूप से उसके गुणधर्म, यानी कि यहां पर सॉरी दोस्तों
ध्रुवन कोण QP के टेंजेंट यानी कि टेंजेंट नियम के समानुपाती होती है, जिसे हम दोस्तों बूस्टर का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बूस्टर का नियम। यानी कि कह रहा है कि म्यू संख्यात्मक रूप से उसके ध्रुवन कोण QP के टेंजेंट नियम के समानुपाती, यानी कि यह क्या है? नियम के समानुपाती है, जिसे हम बूस्टर का नियम कहते हैं। आगे है दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे प्रश्न कि 12 नंबर प्रश्न क्या है। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है हमारा, पथांतर और कलांतर में क्या अंतर है? पथांतर और कलांतर में क्या अंतर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि कलांतर फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा गुने पथांतर डेल्टा, यानी यह हमारा हो गया इसका अंतर। दोनों में क्या है? अंतर। तो हम इसे सूत्र के माध्यम से लिखकर और बता दिए हैं, इसका आंसर यही होगा। तो चलते हैं, देखते हैं इसी प्रकार आगे प्रश्न। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, फ्रिंज की चौड़ाई का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। यानी कि दोस्तों दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होगा उसी को हम क्या कहेंगे? चौड़ाई कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ एक फ्रिंज रखते हैं और यहाँ एक रखते हैं, और इसके बीच की जो दूरी है यह इसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और गोलाई की त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों हम इसका आंसर लिखेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। यानी कि दोस्तों हम इसे सूत्र के माध्यम से लिखेंगे f बराबर r/2, यानी आधी होती है। r जो है क्या है? आधी होती है। तो यह हमारा सूत्र के माध्यम से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहां देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है कि स्नेल का नियम बताइए। तो स्नेल का नियम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हम जानेंगे यहाँ पर कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब दूसरे माध्यम से वह लंब से दूर या लंब की ओर मुड़ जाती है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे दोस्तों हम सूत्र के माध्यम लिखते हैं sin I बटे sin R बराबर है कांस्टेंट। तो दोस्तों हमारा इस सूत्र के अनुसार स्नेल के नियम ये है। और यदि हम आप जानते हैं तो परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम आप देखे होंगे कि इस आकृति के बनाया होता है, जो दोस्तों यहाँ पर दर्पण लगा होता है और यहाँ पर मूल बिंदु होता है और इसके बीच एक लंब होता है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन, तो इसमें आप ये जरूर पढ़े होंगे और उसी में पढ़ना है स्नेल के नियम। तो ये है दोस्तों आपतित किरण, और यहाँ से जो गुजर रहा है ये इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण, और इसी के बीच में जो कोण बनता है इसी को आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। और इस रेखा को जो हम कहते हैं दोस्तों यह हमारा अभिलंब और ये मूल बिंदु केंद्र है। तो इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न क्या है। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न हमारा है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा दी, यानी कि लेंस की क्षमता की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों हम इसका आंसर जानेंगे कि लेंस की फोकस क्षमता P फोकस दूरी f के व्युत्क्रम, f के क्या है? व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि f के व्युत्क्रम उल्टा को ही हम क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता कहेंगे। जहां पर हम लिख सकते हैं दोस्तों कि सूत्र होता है P हम जानते हैं फोकस, ये फोकस क्षमता होता है, लेंस की फोकस क्षमता, और f होता है फोकस दूरी। तो यहां पर लिखे P बराबर 1/f, जहां इसकी इकाई
जहां दोस्तों क्या है, जहां इसकी इकाई डायोप्टर होता है। क्या है दोस्तों, डायोप्टर होता है। तो इसका एसआई मात्रा कहिए या इकाई कहिए, इसका क्या हो जाएगा, डायोप्टर। आगे देखेंगे इसी प्रकार दोस्तों हम 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा कि लेंस निर्माता सूत्र लिखें। तो लेंस की निर्माता सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है दोस्तों 1/f बराबर, ब्रैकेट में लिखे हैं दोस्तों म्यू माइनस 1 इंटू, फिर ब्रैकेट में लिखे 1/R1 माइनस 1/R2। तो यही हमारा क्या है, लेंस निर्माता सूत्र। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके लिए इसी तरह का नए नए वीडियो लेके आता रहूं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।